नमस्ते दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और ये जो विषय है ना, ये सिर्फ भूगोल की किताबों के लिए नहीं है। सही बात है। किसी भी जगह की जमीन के नीचे जो छिपा है वही तो तय करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, कौन से खनिज मिलेंगे, नदियाँ किधर बहेंगी। और यहाँ तक कि मेरा मानना है वहाँ का इतिहास और संस्कृति भी उसी पर निर्भर करती है। एग्जैक्टली। और मध्य प्रदेश तो इस मामले में बहुत ही खास है, क्योंकि ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से दुनिया के सबसे पुराने जमीनी टुकड़े गोंडवाना लैंड। जी गोंडवाना लैंड, मतलब गोंडवाना लैंड का कह सकते हैं दिल है। और शायद इसीलिए यहाँ हमें धरती के इतिहास की पूरी किताब एक ही जगह पढ़ने को मिल जाती है। सबसे पुरानी चट्टानों यानी आद्य महाकल्प या आर्कियन एरा से लेकर सबसे नई यानी नवीन कल्प या होलोसीन एरा तक की चट्टानें। तो आज हम इसी किताब के पन्ने पलटने वाले हैं। सही कहा। इस कहानी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश की चट्टानों को उनके बनने के समय के हिसाब से 7 मुख्य भागों में बांटा है। तो एक एक करके सबको समझेंगे। जी, हम सबसे पुराने अध्याय से शुरू करेंगे और आज की कहानी तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस किताब का पहला पन्ना खोलते हैं। सबसे पुरानी, सबसे पहली चट्टान आर्कियन चट्टान प्रणाली यानी आर्कियन रॉक सिस्टम। आप सोचिए, अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी आग का एक दहदकता हुआ गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उस ठंडी होती सतह पर जो पहली परत, जो पहली पपड़ी जमी, वही है आर्कियन चट्टानें। ये प्री कैम्ब्रियन काल की हैं। मतलब जब धरती पर जीवन का कोई नामो निशान भी नहीं था। बिल्कुल। इसीलिए इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्योंकि ये सीधे लावा के ठंडे होने से बनी, तो ये रवेदार क्रिस्टलाइन होती होंगी, जैसे चीनी के दाने होते हैं वैसे। एकदम सही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करोड़ों सालों तक इन चट्टानों पर जमीन के अंदर से भयंकर गर्मी और दबाव पड़ा। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास आटा है, ये आपकी मूल चट्टान हो गई। अब आप उस पर बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी डालते हैं, जैसे तंदूर में। तो वो रोटी या नान में बदल जाता है। हाँ, है तो वही आटा, लेकिन उसका रूप, उसकी बनावट, उसकी ताकत सब कुछ बदल गया। इसी प्रक्रिया को रूपांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिससे ग्नीस और शिस्ट जैसी चट्टानें बनी। ये सोचना ही कमाल है। मतलब जब हम बुंदेलखंड में होते हैं, खासकर टीकम, लाड़, निवाड़ी या दतिया के इलाकों में, तो हम सचमुच धरती की सबसे पहली जमीन पर खड़े होते हैं। और मैंने सुना है कि बुंदेलखंड नीज दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। ये बिल्कुल सच है। ये इस किताब का वो पहला पन्ना है जो थोड़ा जला हुआ, थोड़ा मुड़ा हुआ है, लेकिन है सबसे पहला। इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी है। वो क्या है? निमोनिक है आदि मानव आर्कियन। जैसे आदि मानव सबसे पुराने थे, वैसे ही आर्कियन चट्टानें सबसे पुरानी है। आदि मानव आर्कियन, ठीक है, ये याद रहेगा। तो इस पहले लगभग खाली पन्ने के बाद कहानी में कुछ रोमांचक मोड़ आया होगा। समय के साथ इन आर्कियन चट्टानों का क्या हुआ? बिल्कुल। हवा, पानी, बारिश, इन सब ने उन पर असर डाला होगा। और यहीं से दूसरा अध्याय शुरू होता है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली या धारवाड़ रॉक सिस्टम। धारवाड़? जी। जब अरबों साल तक आर्कियन चट्टानों पर हवा और पानी ने काम किया, तो वो टूटने लगी। इस टूटन को हम अपर्दन या इरोजन कहते हैं। अच्छा। और ये टूटे हुए कण नदियों के साथ बहकर कहीं और जाकर परतों में जमने लगे, जिसे निक्षेपण या डेपोजिशन कहते हैं। इन्हीं जमी हुई परतों से धारवाड़ चट्टानें बनी। एक मिनट, अगर ये परतदार हैं तो ये तो अवसादी चट्टानें हुई, लेकिन मध्य प्रदेश का सारा खजाना, सारी कीमती खनिज तो इन्हीं धारवाड़ चट्टानों में मिलते हैं। ऐसा क्यों? इनके बनने की प्रक्रिया में ऐसा क्या खास था? बहुत अच्छा सवाल है। बनी तो ये अवसादी चट्टानों की तरह ही थी, लेकिन इनके बनने के बाद इन पर भी आर्कियन चट्टानों जैसा ही भयंकर दबाव और तापमान पड़ा। मतलब ये भी रूपांतरित हो गई, मेटामॉर्फोज्ड। एग्जैक्टली। और इसी रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान जमीन के अंदर से गर्म तरल मैग्मा इन चट्टानों की दरारों में घुस गया। जब ये मैग्मा ठंडा हुआ तो अपने पीछे तांबा, मैंगनीज, लोहा, सोना जैसी कीमती धातुएं छोड़ गया। अरे वाह! तो ये खजाना मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ छिपा है? इसके लिए मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहली है बालाघाट की चिल्पी श्रेणी, मतलब चिल्पी सीरीज, जहां भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदान मलांज खंड इसी की देन है। और मैंगनीज भी? जी, मैंगनीज भी खूब मिलता है। दूसरी है छिंदवाड़ा और नए बने जिले पांढुर्णा की सौसर श्रेणी, सॉस सीरीज, जो मैंगनीज और अभ्रक मतलब माइका के लिए मशहूर है।
और तीसरी है जबलपुर की संकोली श्रेणी या संकोली सीरीज। जबलपुर मतलब भेड़ाघाट का संगमरमर, क्या वो भी इसी का हिस्सा है? जी हाँ, जबलपुर का जो प्रसिद्ध भेड़ा घाट है, जहां संगमरमर की वो ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, वो इसी संकोली सीरीज का हिस्सा हैं। क्या बात है। तो अगली बार जब कोई वहां बोटिंग करे तो वह असल में करोड़ों साल पुरानी धारवाड़ चट्टानों के बीच से गुजर रहे होते हैं। धारवाड़, ये तो बढ़िया है। तो अगर आर्कियन किताब का पहला पन्ना था, तो धारवाड़ वो पन्ना है जिस पर प्रकृति ने पहली बार खजाने का नक्शा बनाया। सही कहा आपने। और इसको याद रखने का मिमोनिक भी तो यही है, धारदार हथियार धातुओं से बनते हैं। और ये सारे धातुएं जिनसे धारदार हथियार बन सकते हैं, वो धारवाड़ चट्टानों में ही मिलती हैं। अब इस खजाने वाली चट्टान का भी तो अपर्दन हुआ होगा। निश्चित रूप से। और उससे बना हमारी भूगर्भिक किताब का तीसरा अध्याय, कडप्पा चट्टान प्रणाली यानी कडापा रॉक सिस्टम। इनका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले पर पड़ा है ना? जी, ये धारवाड़ चट्टानों के अपर्दन से बनी और ये शुद्ध रूप से अवसादी मतलब सेडिमेंट्री चट्टानें हैं। इन पर धारवाड़ जितना दबाव नहीं पड़ा। और कडप्पा का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस एक ही चीज चमकती है, हीरा। बिल्कुल। पर मेरा सवाल फिर वही है, धारवाड़ के अपर्दन से बनी चट्टानों में धातुएं मिली और कडप्पा के अपर्दन से बनी चट्टानों में हीरा, ऐसा क्यों? इसकी वजह है इनके बनने का माहौल। धारवाड़ चट्टानें जब बन रही थीं, तब ज्वालामुखी गतिविधियां ज्यादा थीं, जिससे धातुएं आईं। लेकिन कडप्पा चट्टानें शांत समुद्री किनारों या घाटियों में बनी। अच्छा। यहाँ कार्बन के कण बहुत ज्यादा दबाव में आकर हीरे में तब्दील हो गए। मध्य प्रदेश में इसकी दो मुख्य श्रेणियां हैं। एक तो ग्वालियर के पास ग्वालियर श्रेणी, ग्वालियर सीरीज है। और असली हीरो है बीजावर सीरीज, यानी बीजावर सीरीज, जो पन्ना, छतरपुर और सतना के इलाकों में फैली है। और इसी में मिलता है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, हीरा, डायमंड। तो इसे याद रखने के लिए एक मेमोनिक भी है, कड़क हीरा बीज में है। हाँ, मतलब कड़क यानी कडप्पा चट्टानों की बीज यानी बीजावर सीरीज में ही सबसे कड़क या कठोर हीरा मिलता है। ये तो एकदम फिट बैठता है। अब कडप्पा के बाद एक लंबा शांतिकाल आया होगा। बिल्कुल। और जमीन पर एक बहुत बड़ा सागर फैल गया। इसी सागर में जमाव से बनी विंध्यन चट्टान प्रणाली यानी विंध्यन रॉक सिस्टम, जो हमारा चौथा अध्याय है। विंध्य पर्वत का नाम तो हम सबने सुना है, और जब मैं विंध्यन के बारे में सोचता हूं तो मुझे बड़े बड़े किले और मंदिर याद आते हैं। आपकी सोच बिल्कुल सही दिशा में है। इन चट्टानों में धातुएं तो नहीं है, लेकिन इनमें है वो चीज जिससे सभ्यताएं बनती हैं, भवन निर्माण सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल्स। इनका विस्तार नर्मदा के उत्तर में सोन घाटी तक है, जिसमें कैमूर, भांडेर और रीवा जैसी श्रेणी आती हैं। यहाँ से हमें मिलता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन जी, और सजावटी पत्थर भी। तो क्या हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पूरा सतना, रीवा, कटनी वाला सीमेंट उद्योग का बेल्ट है, वो इन्हीं विंध्यन चट्टानों की देन है? 100%। बिना विंध्यन चट्टानों के इस इलाके की आर्थिक तस्वीर शायद बिल्कुल अलग होती। सिर्फ सीमेंट ही नहीं, सांची का स्तूप हो, ग्वालियर का किला हो या दिल्ली का लाल किला। अच्छा, दिल्ली का लाल किला भी? हाँ, इन सब में कहीं ना कहीं विंध्यन के पत्थरों का ही योगदान है। इसीलिए इसका ममोनिक है विंध्य का भवन। विंध्यन चट्टानों से ही हमारे ऐतिहासिक भवन बने हैं। बहुत दिलचस्प। तो अब तक की कहानी में हमने धरती की पहली जमीन बनाई, उसमें खजाना भरा और फिर घर बनाने का सामान भी इकट्ठा कर लिया। अब शायद ऊर्जा की बारी है। सही पकड़े हैं। और ये हमें ले आती है गोंडवाना चट्टान प्रणाली पर, मतलब गोंडवाना रॉक सिस्टम पर। ये हमारी किताब का वो अध्याय है जो कोयले की स्याही से लिखा गया है। ऊपरी कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग के बीच, मतलब जब धरती पे डायनासोर घूम रहे थे, तब यहाँ घने दलदली जंगल हुआ करते थे। और वो जंगल जमीन के नीचे दब गए? जी, समय के साथ ये जंगल जमीन के नीचे दब गए और लाखों सालों तक गर्मी और दबाव के कारण कोयले में बदल गए। और ये कोयला आज हमारे देश की ऊर्जा की रीढ़ है। सुना है भारत का लगभग सारा कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। लगभग 98% कोयला। और मध्य प्रदेश में ये ऊर्जा का खजाना सतपुड़ा और बहेलखंड के इलाकों में मिलता है। सिंगरौली, सुहागपुर, पेंच घाटी, मुहपानी, ये सब इलाके इसी गोंडवाना की देन है। अच्छा। इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। निचला गोंडवाना, जहां सबसे अच्छा कोयला मिलता है। मध्य गोंडवाना, जहां पचमढ़ी जैसा खूबसूरत बलुआ पत्थर का लैंडस्केप है।
और ऊपरी गोंडवाना जो जबलपुर तक फैला है। तो इसका निमोनिक भी सीधा है, काला गोंडा। बिल्कुल, गोंडवाना चट्टाने मतलब काला कोयला। तो अरबों सालों की कहानी अपरदन और जमाऊ की थी, लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त धमाकेदार मोड़ आया है ना? हाँ, एक बहुत ही नाटकीय मोड़, और वो था दक्कन ट्रैप यानी डेक्कन ट्रैप का निर्माण। क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस पीरियड में जब डायनासोर खत्म हो रहे थे। भारत की जमीन पर एक बहुत बड़ी भूगर्भिक घटना हुई। जमीन में एक लंबी दरार पड़ गई और किसी ज्वालामुखी के मुंह से नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर लंबी दरार से लावा निकलकर एक चादर की तरह फैलने लगा। जैसे कोई ट्यूबलाइट फूट जाए और उसका पदार्थ चारों तरफ फैल जाए। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है, बिल्कुल वैसे ही। और इसी लावे ने पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी मालवा के पठार को ढक लिया। परत दर परत। हाँ, परत दर परत लावा जमता गया और इससे बसाल्ट और डोलोमाइट जैसी चट्टानें बनी। और फिर जब लाखों सालों तक इन चट्टानों पर मौसम की मार पड़ी, तो इनके टूटने से बनी वो उपजाऊ काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसने मालवा को मालवा बनाया। तो मतलब मालवा के पठार का इतना उपजाऊ होना, उसका ऐतिहासिक रूप से इतना समृद्ध होना, ये सब करोड़ों साल पहले हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट का नतीजा है। यही तो भूगर्भ शास्त्र का सबसे खूबसूरत पहलू है। आज की फसल, आज का खान पान, यहाँ तक कि वहाँ की संस्कृति भी उस एक भूगर्भिक घटना से जुड़ी हुई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मालवा आज भी उस लावे की देन पर जी रहा है? बिल्कुल। बिना दक्कन ट्रैप के मालवा का इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। और इसे याद रखने का निमोनिक तो सबसे मजेदार है। बताइए। ढक्कन खोला तो काली राख निकली। मतलब दक्कन ट्रैप रूपी ढक्कन के नीचे से लावा रूपी काली राख निकली, जिससे काली मिट्टी बनी। ढक्कन खोला तो काली राख निकली। कमाल है। अब हम इस किताब के आखिरी अध्याय पर पहुंच गए हैं। सबसे नई चट्टानें, टर्शियरी चट्टान प्रणाली या टर्शियरी रॉक सिस्टम। जी, ये भूगर्भिक इतिहास में सबसे ताज़ा निर्माण है। जब हिमालय बन रहा था, उस हलचल के कारण नर्मदा और सोन जैसी बड़ी नदियों की घाटियां बनी। अच्छा। इन नदियों ने अपने साथ जो मिट्टी, पत्थर बहाकर लाए और किनारों पर जमा किए, उन्हीं से ये चट्टानें बनी। इसीलिए इसका निमोनिक है तैरती हुई नदी। एकदम सही। ये चट्टानें तैरती हुई नदियों के किनारों पर ही मिलती हैं। तो ये पूरी कहानी है, आर्कियन की पहली पपड़ी से लेकर नदियों के ताजा जमाव तक। लेकिन ये कहानी स्थिर नहीं है, हमारे नक्शे भी बदल रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ नए जिले बने हैं, पांढुरना, मैहर, मऊगंज। ये इस प्राचीन भूगर्भिक नक्शे में कहाँ फिट होते हैं? ये बहुत जरूरी अपडेट है। देखिए, भूगर्भिक संरचना तो वही रहती है, बस प्रशासनिक नाम बदल जाते हैं। जैसे पहले हम मैंगनीज के लिए सौंसर श्रेणी, सौसर सीरीज का जिक्र करते हुए छिंदवाड़ा का नाम लेते थे। अब छिंदवाड़ा से अलग होकर बना नया जिला पांढुरना, मतलब पांडुरना, इस श्रेणी और मैंगनीज की खदानों का मुख्य केंद्र बन गया है। और मैहर और मऊगंज का क्या? मायहर, जो सतना से अलग हुआ है, वो पूरी तरह से विंध्यन क्रम की कैमूर श्रेणी पर बसा है। यही कारण है कि वो चूना पत्थर और सीमेंट उद्योगों का इतना बड़ा गढ़ है। समझ गया। इसी तरह मोगांज, जो रीवा से अलग हुआ है, वहां भी विंध्यन चट्टानों की रीवा सीरीज का ही विस्तार है। तो बस जिलों के नाम बदले हैं, जमीन के नीचे की कहानी वही है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बार जल्दी से समेटते हैं, एक क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर। तो कहानी शुरू होती है आर्कियन से, जो सबसे पुरानी और जीवाश्म रहित आधारशिला है, जिसे हम बुंदेलखंड नीस के रूप में जानते हैं। फिर आता है धारवाड़ क्रम, जो आर्थिक रूप से सबसे कीमती है, जहां चिल्पी, सौंसर और संकोली जैसी श्रेणियों में हमें सारे धातु खनिज मिलते हैं। उसके बाद कड़प्पा क्रम की बीजावर श्रेणी हमें बेशकीमती हीरा देती है। फिर विंध्यन क्रम आता है, जो हमें घर और किले बनाने के लिए चूना पत्थर और बलुआ पत्थर देता है और सीमेंट उद्योग का आधार बनता है। उसके बाद गोंडवाना क्रम है, जो देश को ऊर्जा देने वाला 98% कोयला सतपुड़ा और बघेलखंड में छुपाए बैठा है। और फिर धमाकेदार एंट्री होती है दक्कन ट्रैप की, जो ज्वालामुखी के लावे से बनी बेसाल्ट चट्टानों से मालवा के पठार को काली मिट्टी का वरदान देता है। और अंत में टर्शियरी क्रम, जो सबसे नवीन है और सिर्फ नर्मदा सोन जैसी नदी घाटियों में मिलता है। वाह, ये तो पूरी कहानी कुछ ही वाक्यों में सिमट गई। ये वाकई कमाल है
कि कैसे अरबों साल का इतिहास आज हमारे पैरों के नीचे दबा है और हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। जब हम अगली बार मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में खड़े होंगे तो शायद हम सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि उसके नीचे छिपी पूरी कहानी को महसूस कर पाएंगे। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते। बिल्कुल। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम मध्य प्रदेश को देखते हैं तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक विशाल भूभाग है। हाँ, जिसमें पहाड़, पठार और गहरी घाटियां सब कुछ है। सही कहा। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने इसे 3 मुख्य वृहद प्रदेशों यानी मेजर रीजन्स में बांटा है। ओके। और इनके अंदर आते हैं कुल 7 भौतिक विभाग यानी फिजिकल डिविजन्स। 3 मुख्य प्रदेश और उनके अंदर 7 विभाग। ठीक है, तो सबसे पहले वो 3 बड़े हिस्से कौन-कौन से हैं? देखिए, सबसे बड़ा और जो बीच का हिस्सा है वो है मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड्स। फिर उसके दक्षिण में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी यानी सतपुड़ा माइकल रेंज। और तीसरा में है तीसरा हिस्सा पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड का पठार या बघेलखंड प्लेटो भी कहते हैं। तो मतलब हम मध्य प्रदेश को इन 3 हिस्सों में समझेंगे। चलिए फिर सबसे बड़े हिस्से मध्य उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड से ही शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। सुना है ये राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा है। हाँ, ये मध्य प्रदेश का कह सकते हैं दिल है। और इस दिल के भी 5 अलग-अलग हिस्से हैं। अच्छा, इसके भी 5 उपविभाग हैं। हाँ, हम एक-एक करके इन्हें समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत के पठार यानी सेंट्रल इंडिया प्लेटो की। ये प्रदेश के उत्तर पश्चिमी सिरे पर है। अच्छा, मध्य भारत का पठार। मैंने पढ़ा है कि इसे एक बड़ा दिलचस्प उपनाम दिया गया है, सरसों की हांडी। ऐसा क्यों कहते हैं इसे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी भी जगह का उपनाम वहाँ की सबसे खास चीज से जुड़ता है। इस इलाके में चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं। वो अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं उसे अलूवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा कहते हैं। ओके। ये मिट्टी और यहाँ की जो कम बारिश है वो मिलकर सरसों की फसल के लिए एक आदर्श माहौल बनाते हैं। तो नतीजा ये होता होगा कि नतीजा ये होता है कि फसल के समय ये पूरा इलाका मीलों तक पीली सरसों के फूलों से ढक जाता है। अरे वाह! ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक विशाल हांडी में सरसों भर दी हो। वाह, ये तो याद रखने के लिए भी अच्छा है। हमारे नोट्स में एक निमोनिक भी है, बीच में मध्य पीली सरसों चमकती है। बिल्कुल। तो ये पठार भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर जैसे जिलों में फैला है। इसकी जमीन बनी कैसे है? इसकी बनावट 2 प्रक्रियाओं का नतीजा है। अच्छा। पहला, यहाँ मौजूद पुरानी विंध्यन चट्टानों का हजारों सालों से हुआ अपर्दन यानी इरोजन। और दूसरा, चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी की परतें, जिन्हें हम निक्षेप या अलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। एकदम सही। इन्हीं 2 वजहों से यहाँ की मिट्टी उपजाऊ भी है और कुछ इलाकों में पथरीली भी। यहाँ की जलवायु के बारे में लिखा है कि वो विषम या एक्सट्रीम है। इसका क्या मतलब हुआ? विषम जलवायु का मतलब है ऐसी जगह जो समुद्र से बहुत दूर हो। ओके। इसका असर ये होता है कि यहाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में उतनी ही ज्यादा ठंड। दिल्ली या जयपुर जैसा मौसम समझ लीजिए। समझ गया। और बारिश भी यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर ही होती है, जो काफी कम है। हाँ, बहुत कम। और शायद इसी कम बारिश की वजह से यहाँ के जंगल भी अलग हैं। कटीले वन मिलते हैं जैसे खैर और बबूल। सही। लेकिन इस पठार की एक और पहचान है जो थोड़ी नकारात्मक है, चंबल के बीहड़। बिल्कुल, ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती है। चंबल नदी जब तेजी से बहती है तो वो मिट्टी को बहुत गहराई तक काट देती है, जिससे हजारों गहरी नालियां बन जाती हैं। इसी को हम अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन कहते हैं। हाँ, ये बीहड़ या रवीन्स तो बहुत ही बदनाम रहे। हाँ, इन्होंने न सिर्फ खेती की जमीन बर्बाद की है बल्कि ये दशकों तक एक सामाजिक आर्थिक समस्या भी रहे हैं। तो ये थी सरसों के पीले खेतों और चंबल के गहरे बीड़ों की कहानी। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा पूर्व की ओर चलें तो हम पहुंचते हैं बुंदेलखंड के पठार में। एकदम सही पकड़ा। हम अब मध्य भारत के पठार के पूर्व में स्थित बुंदेलखंड के पठार या बुंदेलखंड प्लेट्यू में आ गए हैं, जो राज्य का लगभग 7.7% हिस्सा है। हाँ, और इसकी सबसे खास बात इसकी चट्टानें हैं। ऐसा क्या खास है इन चट्टानों में? ये मध्य प्रदेश की नींव की तरह है।
ये पठार आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। ये धरती की कुछ सबसे पुरानी और सबसे कठोर चट्टानें हैं। सबसे पुरानी? हाँ, इसे याद रखने के लिए एक मेमोनिक भी है, बाबा आदम के जमाने का बुंदेलखंड। बाबा आदम के जमाने का? मतलब वाकई बहुत पुराना। तो इस कठोर पथरीली जमीन का वहां के जीवन पर क्या असर पड़ता होगा? सीधा असर पड़ता है। क्योंकि चट्टानें बहुत कठोर हैं, तो बारिश का पानी जमीन में ज्यादा नीचे नहीं जा पाता और जल्दी बह जाता है। अच्छा। मिट्टी भी ज्यादा गहरी और उपजाऊ नहीं है। इन्हीं कारणों से ये मध्य प्रदेश का एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहां पानी की हमेशा कमी रहती है। और शायद इसीलिए बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते होंगे। सूखे इलाके में नदी का महत्व तो गंगा जैसा ही हो जाता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। अच्छा, इस पुराने पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की सर्वोच्च चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जो 1172 मीटर ऊंची है। सिद्ध बाबा? इसके लिए भी एक मेमोनिक है, बुंदेलखंड के बाबा सबसे ऊंचे हैं 1172। ये मेमोनिक सच में काम करते हैं। तो दतिया, सागर, छतरपुर, निवाड़ी जैसे जिले इसी पठार में आते हैं। जी। अब इस पुराने और सूखे पठार से आगे बढ़ते हैं। सुना है अगला इलाका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और शायद सबसे खुशहाल क्षेत्र है। आप बिल्कुल मालवा के पठार यानी मालवा प्लेटो की बात कर रहे हैं। हाँ, मालवा बनाता है। और इसे गेहूं की डलिया या बास्केट ऑफ वीट भी कहा जाता है ना? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा और गेहूं की डलिया। इसका मतलब यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी। ये कैसे बनी? इसकी कहानी लाखों साल पहले शुरू होती है, जब यहाँ ज्वालामुखी फटा करते थे। ज्वालामुखी? अच्छा। हाँ, उन ज्वालामुखियों से जो लावा निकला वो ठंडा होके जम गया और उससे बनी बेसाल्ट चट्टानें, जिन्हें हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। जब यही बेसाल्ट चट्टानें हजारों सालों में टूटती हैं, तो उससे बनती है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। ओके, काली मिट्टी। इस मिट्टी को रेगुर या रेगुर मृदा भी कहते हैं और ये कपास और सोयाबीन के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टियों में से एक है। साथ ही यहाँ गेहूं का भी जबरदस्त उत्पादन होता है। तो ज्वालामुखी के लावे ने मालवा को ये वरदान दिया। शानदार। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, 881 मीटर। सिगार चोटी? इसके अलावा जाना पाओ और धजारी चोटियां भी हैं और ये तीनों इंदौर के पास ही हैं। अच्छा। इसे याद रखने का एक मजेदार निमोनिक है, मालवा के अमीर लोग सिगार पीते हैं, जो सबसे ऊंची यानी 881 बात है। ये तो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन मालवा की सबसे प्रसिद्ध चीज तो इसकी जलवायु को कहा जाता है। हाँ। एक चीनी यात्री फाहियान ने इसे विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा था। ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, फाहियान का मतलब ये नहीं था कि यहाँ एसी जैसा मौसम है। उनके कहने का मतलब था कि यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण यानी माइल्ड है। माइल्ड मतलब न तो यहाँ मध्य भारत के पठार जैसी झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, न ही जमा देने वाली सर्दी। मौसम संतुलित रहता है। अच्छा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि सदियों से ये इलाका इतना विकसित और बसा हुआ है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन जैसे बड़े शहर इसी सुखद जलवायु की देन है। इसका मेमोनिक भी है। फाहियान को मालवा फाइन लगा। हाँ। तो मालवा के मैदानों से अब हम थोड़ा और पूर्व में चलते हैं, रीवा पन्ना के पठार की तरफ। जी। इसे विंध्यन कगारी प्रदेश या विंध्यन स्कॉर्पियन भी कहते हैं। ये कगारी शब्द का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल। कल्पना कीजिए कि एक बड़ी ऊंची टेबल है। उस टेबल का जो किनारा या एज होता है ना, हाँ। जहां से वो अचानक नीचे की ओर ढलान बनाती है, उसी को कगार या स्कार्प कहते हैं। ओके, समझ गया। ये पठार बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला एक सीधे कगार के रूप में खत्म होती है, इसीलिए इसे विंध्यन कगारी प्रदेश कहा जाता है। समझ गया। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल शिखर या सद्भावना शिखर, 752 मीटर ऊंची। जी। इसका मेनोनिक तो उसके खनिजों से जुड़ा है। पन्ना में हीरा मिलता है, जिससे गुडविल सद्भावना बढ़ती है। बिल्कुल। ये क्षेत्र हीरे, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और गेरू के लिए प्रसिद्ध है। रीवा, पन्ना, सतना और दमोह जिले इसी पठार का हिस्सा है। यहाँ का जबेरा गुंबद और मैहर का त्रिकुटा पर्वत भी खास भौगोलिक संरचनाएं हैं। अब तक हमने जितने भी पठार देखे वो सब ऊंचे इलाके हैं, लेकिन मध्य उच्च भूमि का आखिरी हिस्सा
वो देख निचली जमीन है ना, सही। मैं नर्मदा सोन घाटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, नर्मदा सोन घाटी या नर्मदा सोन वैली मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा 26% और सबसे निचला प्राकृतिक विभाग है। और इसे कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं। हाँ, और ये एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली, ये क्या होती है? इसे ऐसे समझिए कि जमीन का एक लंबा हिस्सा, जैसे कोई केक का स्लाइस, वो बीच में नीचे धंस गया हो। अच्छा, और उसके दोनों तरफ की जमीन ऊपर उठ गई हो। ये घाटी बिल्कुल वैसी ही है जो उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतों के बीच एक प्राकृतिक गलियारे की तरह है। और शायद इसी वजह से ये बहुत उपजाऊ है। बिल्कुल। इसके पश्चिमी हिस्से में गहरी काली मिट्टी है, जो कपास और मूंगफली के लिए अच्छी है, जबकि पूर्वी हिस्से में लाल मिट्टी है, जहां चावल की खेती होती है। और बीच का इलाका? बीच का होशंगाबाद नरसिंहपुर का इलाका तो अपने बेहतरीन गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। इसी विविधता के कारण ये कृषि की रीढ़ है। अच्छा, एक और बात, यहाँ कोई जीवाश्म भी मिला था, है ना? हाँ, हाल ही में यहाँ दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिकिंसोनिया का जीवाश्म या फॉसिल भी मिला है, जो इस घाटी के करोड़ों साल पुराने इतिहास का सबूत है। वाह, तो ये था पूरा मध्य उच्च भूमि का विश्लेषण। अब मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े हिस्से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। हाँ, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी यानी सतपुड़ा माइकल रेंज नर्मदा घाटी के ठीक दक्षिण में उसके समानांतर फैली है। राज्य का करीब 11% हिस्सा। जी, इसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर एक यात्रा की तरह 3 भागों में समझेंगे। चलिए तो यात्रा शुरू करते हैं पश्चिम से। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग है पश्चिमी श्रेणी, जिसे राजपीपला श्रेणी भी कहते हैं। ये गुजरात सीमा से शुरू होकर बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। असीरगढ़ का किला इसी श्रेणी में है। हाँ, प्रसिद्ध असीरगढ़ का किला। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या गेटवे टू द साउथ कहते थे। अच्छा, क्योंकि पुराने जमाने में उत्तर भारत से दक्कन जाने का ये मुख्य रास्ता था। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? इस हिस्से की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है, 1215 मीटर। ठीक है, बुरहानपुर दर्रे से आगे बढ़ने पर हम मध्य भाग में पहुंचते हैं। हाँ, मध्य श्रेणी को महादेव श्रेणी भी कहते हैं। पचमढ़ी यहीं पर है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी इसी श्रेणी पर बसा है, और यहीं पर है पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। हाँ, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसका मेमोनिक तो सबसे आसान है, सबसे ऊपर धूप आती है इज इक्वल टू धूपगढ़। नो तक फैली हरियाली। अद्भुत नजारा होगा। बहुत। और इस यात्रा का अंतिम पूर्वी पड़ाव? पूर्वी भाग है मैकाल श्रेणी। इसका आकार अर्धचंद्राकार यानी क्रेसेंट शेप्ड है। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक वाटर टैंक की तरह काम करता है। वाटर टैंक? हाँ, यहीं के अमरकंटक से प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा और साथ ही सोन और जोहिला नदियां निकलती हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक ही है। और ये पूरी श्रेणी खनिजों से भी भरपूर है। हाँ, मैंगनीज, तांबा और कोयला यहाँ भरपूर मिलता है। बहुत खूब। अब आते हैं हमारे तीसरे और अंतिम हिस्से पर, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। जी, ये तो सबसे छोटा है, सिर्फ 7%। हाँ, बघेलखंड का पठार या बघेलखंड प्लेटो प्रदेश का सबसे पूर्वी और सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये ऊर्जा के मामले में सबसे अमीर है। ऊर्जा? वो कैसे? इसकी वजह है इसका निर्माण। ये पठार गोंडवाना शैल समूह या गोंडवाना रॉक सिस्टम से बना है। अच्छा, गोंडवाना। अब जहां भी गोंडवाना का नाम आए तो एक बात याद रखिएगा, गोंडवाना मतलब कोयला। गोंडवाना मतलब कोयला? हाँ, ये चट्टानें लाखों साल पहले घने जंगलों के जमीन में दब जाने से बनी है, इसीलिए यहाँ कोयले का अकूत भंडार है। सिंगरौली और सुहागपुर के कोयला क्षेत्र इसी पठार पर हैं। और इसीलिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। एकदम सही। अच्छा, तो यहाँ की जलवायु और फसल के बारे में क्या खास है? यह प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां 125 से 140 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश? हाँ, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ सीधे टकराती हैं, और इसी ज्यादा बारिश की वजह से यहाँ की मुख्य फसल चावल यानी राइस है, जो मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से इसे अलग करती है। बिल्कुल। तो ये था मध्य प्रदेश का पूरा भौतिक विभाजन। अब समय है एक रैपिड फायर राउंड का।
हमारे एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स का। जरूर, मैं तैयार हूँ। दक्षिण का प्रवेश द्वार, असीरगढ़ का किला, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ 1350 मीटर, विश्व की श्रेष्ठ जलवायु वाला क्षेत्र किसे कहा गया, मालवा का पठार, सरसों की हांडी किसे कहते हैं, मध्य भारत का पठार, और गेहूं की डलिया, मालवा का पठार, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, सिद्ध बाबा 1172 मीटर, मालवा की सबसे ऊंची चोटी, सिगार 881 मीटर, और रीवा पन्ना पठार की। सद्भावना या गुडविल शिखर 752 मीटर। बहुत बढ़िया। अब इस पूरी चर्चा का एक कंप्लीट क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च भूमि में 5 पठार हैं। मध्य भारत पठार, सरसों और बीहर, बुंदेलखंड पठार, सबसे पुरानी चट्टानें, सिद्ध बाबा चोटी, फिर मालवा पठार सबसे बड़ा, काली मिट्टी, सिगाड़ चोटी, श्रेष्ठ जलवायु, रीवा पन्ना पठार, विंध्यन कगार, हीरा, और नर्मदा सोन घाटी, भ्रंज घाटी, कृषि की रीढ़। इसके बाद दक्षिण में है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जिसके 3 भाग हैं। पश्चिम में राजपीपला, मध्य में महादेव, जहां प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और पूर्व में मैकाल श्रेणी, जहां से नर्मदा सोन जैसी नदियां निकलती हैं। और अंत में है सबसे छोटा बघेलखंड का पठार, जो गोंडवाना चट्टानों से बना है और कोयला तथा चावल के लिए प्रसिद्ध है। एकदम सटीक सारांश। यह ढांचा याद रखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, मध्य प्रदेश का भूगोल सिर्फ पहाड़ और नदियां नहीं हैं, बल्कि ये उसकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और इतिहास की कहानी कहता है। बिल्कुल, हर पठार की अपनी अलग पहचान और कह सकते हैं कि अपनी किस्मत है। हाँ। और सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में क्लाइमेट चेंज और विकास की नई चुनौतियां इन सभी क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करेंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या मालवा की जलवायु हमेशा श्रेष्ठ बनी रहेगी, या बुंदेलखंड में पानी की समस्या का कोई स्थायी हल निकलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस टॉपिक से इतना ही। नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश के उच्चावच यानी पर्वत एवं चोटियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत के सबसे पुराने भूभाग मतलब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अच्छा, गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ की जो स्थलाकृति है, जिसे हम उच्चावच या रिलीफ कहते हैं, वो काफी विविध होगी। हाँ, इसे हम मुख्य रूप से 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में बांट सकते हैं। एक है विंध्याचल और दूसरी है सतपुड़ा। आज हम इन्हीं दोनों का मतलब एक एक करके पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले किस पर्वत श्रृंखला की बात करें? हम दक्षिण से शुरू करते हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी से, सतपुड़ा माइकल रेंज। ठीक है, तो सतपुड़ा के बारे में सबसे पहली बात क्या है? ये कहाँ स्थित है? ये नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में है, और जैसे जैसे नर्मदा बहती है, ये भी उसके समानांतर मतलब पैरेलल पूरब से पश्चिम तक फैली हुई है। और ये किस तरह का पर्वत है? ये एक ब्लॉक पर्वत है, अ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? जरा आसान भाषा में समझाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अपने आसपास की जमीन के धंसने की वजह से ऊपर उठ गया हो। अच्छा, जैसे 2 घाटियों के बीच का उठा हुआ हिस्सा। बिल्कुल, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के बीच सतपुड़ा ठीक वैसे ही खड़ा है, और ये बना है ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी मजबूत चट्टानों से। इसका विस्तार कितना है, मतलब ये कितनी लंबी है? इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा से लेकर पूरब में छत्तीसगढ़ तक है। कुल लंबाई है लगभग 1120 किलोमीटर। 1120 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कितना हिस्सा आता है इसका? मध्य प्रदेश में इसका लगभग 900 किलोमीटर का हिस्सा है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है, द एवरेज हाइट, वो करीब 900 मीटर है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर। ठीक है, तो इस 900 किलोमीटर की यात्रा को आसान बनाने के लिए क्या हम इसे हिस्सों में बांट सकते हैं? हाँ, अध्ययन के लिए हम इसे पश्चिम से पूरब की ओर 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पश्चिमी भाग है राजपीपला श्रेणी या राजपीपला रेंज। राजपीपला, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये गुजरात से शुरू होकर बुरहानपुर दर्रे तक फैली है। इसमें आपको बड़वानी, अखरानी, मथवार और असीरगढ़ की पहाड़ियां मिलेंगी। असीरगढ़ का नाम तो इतिहास में बहुत आता है। जी हाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियों को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते थे, द गेटवे टू डेक्कन। पुराने समय में इसे जीते बिना कोई भी सेना दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर सकती थी। वाह! और इस राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी है चूलगिरी,
1215 मीटर ऊंची है और बड़वानी में स्थित है। चूलगिरी और राजपीपला, इन दोनों को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए एक बहुत ही मजेदार स्मृति सहायक है, अ मेमोनिक। बताइए। याद रखिए, चूल्हा जलाने के लिए राज की आज्ञा चाहिए। चूल्हा से चूलगिरी और राज से राजपीपला, ये तो अब कभी नहीं भूलेगा। बिल्कुल। अब हम बुरहानपुर दर्रे को पार करके और पूरब की ओर चलते हैं। तो अब हम सतपुड़ा के मध्य भाग में आ गए हैं। जी हाँ, अब हम आ गए हैं महादेव श्रेणी में, द महादेव रेंज। ये खंडवा से सिवनी तक फैली है। इसमें आपका नर्मदापुरम, छिंदवाना और जो नया जिला बना है पांडुणा, वो भी आता है। अच्छा, और इस हिस्से की क्या खासियत है? ये सतपुड़ा का सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा हिस्सा है। सबसे ऊंचा? इसका मतलब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी हमें यहीं मिलेगी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, द हाईएस्ट पीक, धूपगढ़, यहीं पचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और इसे याद रखने का तरीका भी बड़ा सीधा है। सबसे ऊंचाई पर ही धूप सबसे पहले पहुंचती है। हाँ, धूपगढ़ के अलावा यहाँ चौड़ागढ़ भी है, 1326 मीटर, और नंदीगढ़ जैसी चोटियां भी हैं। और पचमढ़ी? पचमढ़ी को तो सतपुड़ा की रानी कहते हैं, और यहीं से तवा और देनवा जैसी महत्वपूर्ण नदियां भी निकलती। ठीक है, तो राजपीपला हो गया, महादेव हो गया, अब सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? सबसे पूर्वी भाग है मैकाल श्रेणी, माइकल रेंज। ये सिवनी से छत्तीसगढ़ की सीमा तक है और इसका आकार अर्धचंद्राकार है, क्रेसेंट शेप्ड। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अमरकंटक। इसकी ऊंचाई आपको कुछ स्रोतों में 1048 मीटर मिलेगी। अच्छा। और कुछ में 1065 मीटर। अमरकंटक तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बहुत ज्यादा। पहली बात तो ये कि इसे विंध्याचल और सतपुड़ा का मिलन स्थल माना जाता है। अ मीटिंग पॉइंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। जी। और दूसरी, ये एक अद्भुत जल विभाजक है और वाटरशेड। यहीं से नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी 3 बड़ी नदियां निकलती हैं और अलग-अलग दिशाओं में बह जाती हैं। ये तो सच में कमाल है। तो सतपुड़ा की ये पूरी यात्रा हो गई पश्चिम से पूरब, राजपीपला, महादेव और मैकाल। हाँ, और इस क्रम को याद रखने के लिए भी एक सुपर मेमोनिक है। वो क्या है? राज ने महादेव से कहा, मैं कल आऊंगा। राज से राजपीपला, फिर महादेव, और मैं कल से मैकाल। बेहतरीन। चलिए अब नर्मदा को पार करके उत्तर की ओर चलते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की तरफ। सुना है ये हिमालय से भी पुरानी है? हाँ, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लेकिन अभी एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि रेजिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत मतलब ये कि लाखों सालों की हवा और पानी की मार से ये काफी घिस चुकी है। आज जो हम देखते हैं वो इसके पुराने विशाल रूप के बचे कुचे हिस्से हैं। और इसका सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। बिल्कुल, ये एक तरह का भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजक है। इसका निर्माण क्वार्ट्जाइट और बलुआ पत्थरों से हुआ है। तो चलिए इसकी भी यात्रा करते हैं, पश्चिम से पूरब। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला और पश्चिमी भाग है विंध्यन श्रेणी, द विंध्यन रेंज। ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य भाग, मतलब रायसेन, भोपाल तक फैली है। और मालवा का पठार इसी का हिस्सा है ना? जी। और यहाँ की कुछ चोटियां तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे इंदौर के पास महू में जाना पाव पहाड़ी, 854 मीटर, जहां से चंबल नदी निकलती है। सही। और मालवा की जो सर्वोच्च चोटी है वो भी यही है, सिगार, 881 मीटर। यहीं पास में काकरी बरडी पहाड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम होता है, और भीमबेटका की गुफाएं भी इसी श्रेणी में हैं। ठीक है, अब विंध्यन श्रेणी से और पूरब की ओर चलें तो हम पहुंचते हैं मध्य भाग में, जिसे कहते हैं भांडेर श्रेणी, भांडेर रेंज। ये दमोह, सागर, पन्ना क्षेत्र में फैली है। और भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी? इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक या कालूमार चोटी भी कहते हैं। ऊंचाई है 752 मीटर और ये दमोह जिले में है। तो ये पूरे विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हुई? बिल्कुल, जैसे सतपुड़ा की धूपगढ़, वैसे विंध्याचल की सद्भावना शिखर। इसका एक और बहुत बड़ा काम है, ये गंगा और नर्मदा नदी बेसिन के बीच जल विभाजक, वाटर डिवाइड का काम करती है। अच्छा, और अब सबसे पूर्वी हिस्सा? वो है कैमूर श्रेणी, कैमूर रेंज। ये कटनी, सतना, मैहर, रीवा से लेकर बिहार के सासाराम तक जाती है। कैमूर श्रेणी की क्या खासियत है? ये यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है, और इसी श्रेणी में नवगठित मेहर जिले का प्रसिद्ध त्रिकुटा पर्वत है, जहां शारदा माता का मंदिर है। जी। और सतना का गिद्धराज पर्वत भी इसी का हिस्सा है। तो विंध्याचल का क्रम हुआ विंध्यन, भांडेर और कैमूर। हाँ, और इसके लिए भी एक निमोनिक है, विनी भैया का कैमरा लाओ।
विनी से विंध्यन, भैया से भांडेर और कैमरा से कैमूर। ये मिनेमोनिक्स तो सच में बहुत काम के हैं। जी। इन दो मुख्य श्रृंखलाओं के अलावा भी तो कुछ और पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में। जैसे ग्वालियर का किला किस पर बना है? वो गोपाचल पर्वत पर है। इसी तरह बालाघाट में लांजी हिल्स हैं और जबलपुर में लम्हेटा हिल्स। लमेटा हिल्स, वो तो डायनासोर के जीवाश्मों यानी फॉसिल्स के लिए प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध हैं। और भोपाल तो खुद 5 पहाड़ियों पर बसा है। सही। बहुत बढ़िया। तो अब इस पूरी चर्चा का एक त्वरित पुनरीक्षण हो जाए। परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बिंदु कौन से हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर। ये सतपुड़ा में है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी? सिगार, 881 मीटर। और बुंदेलखंड की? सिद्ध बाबा, 1172 मीटर। और पूरे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी? सद्भावना शिखर, 752 मीटर। ये 4 चोटियां तो याद रखनी ही हैं। और जल विभाजक? कैमूर श्रेणी, यमुना और सोन के बीच। और मैकाल श्रेणी, महानदी और नर्मदा तंत्र के बीच। और हमें मिमोनिक्स भी याद रखने हैं। सतपुड़ा के लिए राज ने महादेव से कहा मैं कल आऊंगा। और विंध्याचल के लिए विनी भैया का कैमरा लाओ। और ये भी ध्यान रखना होगा कि नए जिलों के गठन से कुछ चीजें बदली हैं। जैसे त्रिकुटा पर्वत अब सतना की जगह मैहर जिले में गिना जाएगा। बिल्कुल, ये अपडेट्स बहुत जरूरी हैं। तो ये वाकई एक बहुत ही गहरी और मजेदार चर्चा रही। इन पहाड़ों को सिर्फ नक्शे पर देखना एक बात है और उनकी कहानियों को, उनके महत्व को समझना बिल्कुल दूसरी बात। ये सिर्फ जमीन के उभार नहीं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखाएं हैं। सही कहा। एक विचार आता है मन में कि अगर ये पर्वत श्रृंखलाएं, खासकर विंध्याचल, यहाँ न होती तो मध्य प्रदेश और शायद पूरे भारत का इतिहास, संस्कृति और मॉनसून का पैटर्न आज कैसा होता। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद।